सातवीं क्लास के विद्यार्थियों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय है, पाठ 10, जिसका नाम है मानवीय बस्ती। तो आइए ज़रा हम इस पाठ में अंदर प्रवेश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस पाठ में है क्या क्या। दरअसल आप यहाँ जो चित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसे स्थल का चित्र है जहाँ बांध का कार्य चल रहा है और बांध का निर्माण कार्य होने से पहले यहाँ आसपास की मानव बस्तियों को विस्थापित कर दिया जाता है। दरअसल बांध एक खतरनाक स्थल है और ऐसे खतरनाक स्थल पर मानवीय बस्तियों का होना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए बांध जैसे खतरनाक स्थलों के आसपास मानव बस्तियाँ विस्थापित कर दी जाती हैं। इस वजह से आप इस चित्र में देख सकते हैं, बांध के आसपास एक भी मानव बस्ती आपको नहीं दिखाई दे रही है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं अगले चित्र पर। अगले चित्र में कुछ जो है मानव बस्तियों को दर्शाया गया है। आप उन्हें पहचानिए और उन बस्तियों के वहाँ होने का क्या कारण है ये बताने की कोशिश करें। दरअसल आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रामीण बस्ती है। इस ग्रामीण बस्ती के यहाँ बसने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है यहाँ पानी की उपलब्धता है। दूसरी बात, यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु आह्लाददायक है। तीसरी बात, यहाँ आप देख सकते हैं बिजली के तार, यानी बिजली भी है, पानी भी है और खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि भी है और एक विद्यालय भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी जो है सभी नागरिक सुविधाएं आप यहाँ देख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मानव बस्ती का निर्माण हुआ है। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक शहरी बस्ती है। ऊंची ऊंची इमारतों, गगनचुंबी ऊंची ऊंची इमारतों, मेट्रो का ट्रैक और मेट्रो के ब्रिज के नीचे जो है गाड़ियों का रेला, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ये मानवीय बस्ती शहरी क्षेत्र में है। और दरअसल शहरी क्षेत्रों की मानव बस्ती अत्यंत घनी होती है, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। कारण ये वहाँ पर रोज़गार के साधन जो है कि प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आसपास के क्षेत्रों से लोग रोज़गार प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से इन शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है या जनसंख्या घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। अगले चित्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है ये वाले चित्र में। दरअसल इसका कारण ये है कि यहाँ पर अधिकतर भूमि, अधिकांश जो धरातल है वो पर्वतीय है, जिसकी वजह से खेती के लिए प्रचुर उपलब्धता नहीं है। और इसके अलावा जो है कि रोज़गार का साधन तो है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ मौसम की भी जो है कि प्रतिकूलता पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या विरल है। दरअसल अगले चित्र में या बगल वाले संलग्न चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक जो है छोटे शहर का चित्र है। छोटे शहर की बस्ती है, ये कस्बा है, जहाँ सुविधाएं तो हैं लेकिन शहरों जैसी नहीं है, मेट्रो सिटीज़ जैसी नहीं है, महानगरों जैसी नहीं हैं। इन्हें आप कस्बा कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसका भौगोलिक कारण क्या है। जल की उपलब्धता, आह्लाददायक जलवायु, उपजाऊ भूमि जैसे अनुकूल भौगोलिक घटकों वाले परिवेश में मानव बस्तियां विकसित होती हैं। ये सर्वविदित है कि मानव बस्तियां वहीं विकसित होती हैं जहां पानी और दूसरी बात मौसम, जलवायु जो है कि अनुकूल हो, जल और विद्युत की उपलब्धता हो
उपजाऊ भूमि हो जिसकी वजह से लोग वहाँ कृषि कर सकें। इन अनुकूल भौगोलिक घटकों वाले परिवेश में ही मानव बस्तियाँ विकसित होती हैं। बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया। जैसे समुद्री किनारे रहने वाले लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना है और उनकी बस्ती अर्थात कोलीवाड़ा यानी मछुआरों की बस्ती होती है। वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं कि बस्तियां जब अपने आरंभिक काल में अस्तित्व में आई होंगी तो हाँ, उस दौरान उस खास प्रदेश में जो उपलब्ध संसाधन थे उसी के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती बनी। हमने 2 एग्जाम्पल देखा। समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को जो है कि प्राकृतिक रूप से मछलियों की उपलब्धता होती है जिसकी वजह से वे मछली पकड़ने का व्यवसाय और उसे बेचने का व्यवसाय करते हैं और उनकी बस्ती जो समुद्री किनारे समुद्री तट पर बस्ती चली गई उन्हें कोलीवाड़ा अर्थात मछुआरों की बस्ती कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम वन प्रदेशों में रहने वाले जो है मानव बस्तियों का दे सकते हैं। वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय जो होता है वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित होता है। इस वजह से यहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं वे दरअसल आदिवासी समूह के लोग रहते हैं और उन्हें हम आदिवासियों की बस्ती अर्थात जो है कि पाड़ा कहते हैं। वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों को हम जो है कि उनकी बस्तियों को हम कहते हैं पाड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं। उपजाऊ भूमि वाले स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है। जो वन प्रदेशों में रहने वाले आदिवासी समूह के लोग रहते हैं वे लोग खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि वाले समतल स्थान का चयन करते हैं। किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं। इसे ही बस्ती शब्द से संबोधित किया जाता है। धीरे धीरे बस्ती का विस्तार हुआ अर्थात उसे वाड़ी कहा जाने लगा। जिस बस्ती के अधिकांश लोगों के व्यवसाय वहाँ के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए होते हैं जैसे कृषि, मत्स्य व्यवसाय, खदान कार्य आदि, उस बस्ती को कहते हैं ग्रामीण बस्ती। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं। दरअसल ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसायों की भी वृद्धि होती जाती है। अतः वहाँ रोजगार पाने हेतु आसपास के प्रदेशों से लोगों का आना प्रारंभ होता है और वे वहीं स्थायी हो जाते हैं। इस कारण मूल ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। दरअसल बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने के लिए आवास तथा अन्य विविध सुविधाएं विकसित की जाने लगती हैं। ऐसी बस्ती में द्वितीयक व जो है कि तृतीयक व्यवसायों का महत्व और व्यापकता बढ़ती है। इसकी तुलना में प्राथमिक व्यवसायों की मात्रा कम होती जाती है। फलतः ग्रामीण बस्ती का रूपांतरण नगरीय बस्ती में हो जाता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, पर्यटन एवं प्रशासनिक आदि कारणों से धीरे धीरे मूल बस्ती का नगरों में रूपांतरण हो जाता है। बड़े पैमाने पर जनसंख्या और अन्य साधन सुविधाओं में वृद्धि होने से ये नगर आगे चलकर महानगर बन जाते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से एक व्यक्ति समूह कहीं रहना शुरू करता है अपनी जो है अनुकूलता के आधार पर, फिर धीरे धीरे वह अपना जो है प्राथमिक व्यवसाय कृषि की शुरुआत करता है और फिर धीरे धीरे जो है कि प्राथमिक के बाद द्वितीयक और द्वितीयक के बाद तृतीयक व्यवसाय शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगती है। जब
सभी साधनों की उपलब्धता और जीवन स्तर को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए आवश्यक सुविधाएं जब वहाँ मुहैया हो जाती हैं तो आसपास के क्षेत्रों से भी वहाँ लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। रोज़गार के बढ़ते अवसरों को भुनाने के लिए आसपास के क्षेत्रों से लोग भी वहाँ आते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगती है और फिर वही ग्रामीण बस्ती धीरे धीरे जो है नगरीय बस्ती में जो है बदल जाती है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे मूल बस्ती का नगरों में रूपांतरण हो जाता है। जब बड़े पैमाने पर जनसंख्या और अन्य साधन सुविधाओं में वृद्धि होने लगती है तो ये नगर आगे चलकर महानगर बन जाते हैं। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 64 पर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र को। बताओ तो आकृति 10.3 ये बस्ती का प्रकार है। इसका निरीक्षण करके निम्न प्रश्नों के आधार पर चर्चा करनी है आपको। चित्र अ की मानवीय बस्ती और चित्र ब की मानवीय बस्ती में क्या अंतर है? तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र अ और ब को देखने के लिए थोड़ा सा मैं इस तरफ आता हूँ। हाँ, आप यहाँ देखिए, ये बस्ती अ है, ये बस्ती ब है और ये बस्ती क है। इन तीनों बस्तियों में चित्र क्रमांक अ की मानवीय बस्ती और चित्र ब की मानवीय बस्ती में क्या अंतर है? दरअसल मूलभूत अंतर ये है कि ये बस्ती जो है जल की उपलब्धता वाले स्थान के आसपास केंद्रित है और ये बस्ती जो है सड़क के किनारे किनारे बसी हुई है। चित्र ब और क की मानवीय बस्तियों में कौन सा अंतर आप देखते हैं? तो चित्र क की मानवीय बस्ती जो है ऊंचे पहाड़ों पर जो है बसी हुई है और एकल है, बहुत ही विरल है वहाँ जनसंख्या। जबकि चित्र ब की बस्ती जो है एक रेखीय है और सड़क के किनारे किनारे बसी हुई है। तो 2 से कम मकानों वाली बस्ती कहाँ दिखाई देती है? 2 से कम मकानों वाली बस्ती आपको ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई दे रही है। तुम जिस बस्ती में रहते हो वो बस्ती उपरोक्त में से किस समूह में आती है? दरअसल हम जिस बस्ती में रहते हैं वो ये रेखीय बस्ती में आती है, जो सड़कों के किनारे किनारे केंद्रित होती है। तो आइए ज़रा हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मानचित्र से मित्रता में आप यहाँ देख सकते हैं आइए हम इसका भौगोलिक कारण जानने की कोशिश करते हैं। विविध बस्तियों का विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि मानव अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों में बस्ती बनाकर रहता है तथा वहाँ की प्रकृति से समन्वय साध लेता है। प्राकृतिक स्थिति के अनुसार मानवीय बस्तियों के प्रतिरूप बनते चले जाते हैं। इस पाठ में हम जो है मानवीय बस्तियों के प्रतिरूप और उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। तो दरअसल मानवीय बस्तियां कई प्रकार की होती हैं और ये निर्भर करता है वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ की नेचुरल सिचुएशन कैसी है और वहाँ की प्रकृति से व्यक्ति किस प्रकार समन्वय साधता है। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक स्पष्टीकरण पर आते हैं। परिसर में उपलब्ध साधन सामग्री का उपयोग कर मानव जो है मकान बनाकर रहने लगा। आसपास के स्थानों पर जो भी साधन उपलब्ध थे उन सामग्रियों का उपयोग करके मानव जो है मकान बनाकर रहने लगा। मानव ने विज्ञान युग में आवासीय साधनों में बहुत प्रगति की है। आजकल आप देख सकते हैं किस प्रकार से मकान बन रहे हैं। ऊंची ऊंची जो है इमारतों का निर्माण कार्य किन किन साधन सामग्रियों द्वारा हो रहा है।
परिस्थिति के अनुसार वह ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर रहने लगा। वर्तमान समय में तो मानव अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर अपनी बस्तियां बनाने का विचार कर रहा है। आपने सुना होगा मनुष्य जो है चांद तक तो पहुंच ही चुका है, अब वह मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व की तलाश जो है कर रहा है और कल्पना कर रहा है कि वो मंगल ग्रह पर भी अनुकूल परिस्थितियां होने पर बस्ती बनाने की जो है कल्पना कर रहा है। तो बस्तियों के कारण मानव को स्थायित्व प्राप्त हुआ। ग्रामीण बस्ती जो है मानवीय संस्कृति के स्थायित्व की प्रथम सीढ़ी है। ग्रामीण बस्तियों के विकास और वृद्धि द्वारा नगरीय बस्तियां बनती गईं। ग्रामीण बस्तियां संस्कृति को जीवित रखती हैं। ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ही जो है नगरीकरण का आरंभ है या प्रारंभ है। दरअसल ग्रामीण जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, जब ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वही ग्रामीण बस्ती धीरे धीरे नगरीय बस्ती बन जाती है। वहाँ का नगरीकरण शुरू हो जाता है। नगरीय बस्तियाँ मानवीय जीवन को प्रगतिशीलता या गतिशीलता प्रदान करती हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आर्थिक सहसंबंध बड़े पैमाने पर होता है। नगरीय जो बस्तियां होती हैं वहाँ के प्रतिदिन के खाद्यान्न विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण बस्तियां करती हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि महानगरों के लोगों के जो है रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से होती हैं। आधुनिकता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का कायाकल्प होते रहता है। थोड़ा विचार करते हैं हम। बस्तियों के विकास के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं शुरू होती होंगी उसका विचार करो और उनकी सूची बनाओ। बस्तियों के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं निम्नानुसार बताई जा सकती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम आते हैं बिखरी हुई बस्तियों पर। बिखरी हुई बस्तियाँ स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं। बिखरी हुई बस्ती में मकान दूर दूर होते हैं और उनकी संख्या कम होती है। सामान्यतः इस प्रकार की बस्तियां ऊंचे नीचले प्रदेश, सघन वन, घास के प्रदेश, मरुभूमि तथा विस्तृत कृषि क्षेत्र वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। इन्हें कहते हैं बिखरी हुई बस्ती अर्थात स्कैटर्ड सेटलमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं मकान बहुत दूर दूर हैं और ऐसे मकान, ऐसे घर, ऐसे विरल जो है बिखरी हुई बस्ती आपको सामान्य रूप से ऊंचे निचले प्रदेशों में, सघन वनों वाले प्रदेशों में, घास के प्रदेशों में, रेगिस्तानों में या विस्तृत कृषि वाले स्थानों पर मिल सकती हैं। इनकी विशेषता क्या है? दरअसल इनकी विशेषताएं हैं बिखरी हुई बस्तियों के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है अर्थात बहुत दूर दूर होती है। इन बस्तियों की जनसंख्या सीमित होती है जैसे पाड़ा, वाड़ी आदि। इन बस्तियों में सेवा सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं। ये बस्तियां प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होने के कारण प्रदूषण से मुक्त होती हैं। प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बस्तियां कस्बों पर निर्भर रहती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम अन्य बस्तियों के स्वरूप और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।